कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस और सीरीज। ठीक है, दोनों चीज़ों का मतलब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दो सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होती है? क्या रखना? राइट। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस जब भी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेट ऑर्डर में लिखते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस। करेक्ट। अब सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने A1, A2 और A3 को एक ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है, तो ये बन गई एक सीक्वेंस। अब सीरीज क्या होता है? व्हाट इज अ सीरीज? सीरीज इज नथिंग बट आपको करना है सीक्वेंस की सारी टर्म्स को जब आप ऐड कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है? एक सीरीज। क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ आया? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जब आप सिंपल नंबर्स को अरेंज करते हो किसी डेफिनेट ऑर्डर में तो वो सीक्वेंस होता है। वही अगर आप वही नंबर्स को ऐड कर देते हो तो फिर वो क्या बन जाता है? एक सीरीज। करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो चेयर्स है डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड है, एंड यहाँ पर जो एरिया कवर्ड है वो हमारा डेफिनेट पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है, जो हाइट ऑफ द प्लांट है वो भी डेफिनेट पैटर्न में इंक्रीज हो रही है, तो ये सब हमारा क्या होगा? सीक्वेंस। क्लियर? ठीक है, अगर हम जॉगिंग करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपना कोई एक टारगेट सेट कर रहे हैं, डे 1 10 मिनट जॉग करेंगे, डे 2 20 मिनट, डे 3 30 मिनट्स, डे 4 40 मिनट्स, तो फिर ये क्या होगा? एक सीक्वेंस। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है सीक्वेंस के। अब जो सीक्वेंस होती है ना वो भी दो टाइप की होती है, जैसे आपने पढ़ा था ना फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, वैसी सीक्वेंस भी क्या होती है? फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? जैसे हमने कुछ 5 नंबर्स मेंशन कर दिए, ठीक है, सिर्फ 5 नंबर्स को अगर हम कॉमा कॉमा करके अरेंज करें तो फिर उसको क्या बोलते हैं? हम फाइनाइट सीक्वेंस। वही अगर हम उन्हीं नंबर को कॉमा करके 3 डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है? वो एक इंक्रीजिंग पैटर्न हो गया, यानी कि बहुत सारे और नंबर्स भी आ सकते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ये तो, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं A1 A2 A3, अगर हम सिर्फ 3 नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं तो फिर वो क्या होगा? फाइनाइट सीक्वेंस। वेयर एज अगर हम इन 3 नंबर्स के साथ 3 डॉट्स भी लगा देते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है? ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है? देखो बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, पैटर्न क्या आ रहा है? डेफिनेशन रीड मत करना, अभी खाली एक बार पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो एक बार। देखो 0 + 1 क्या हो गया? 1, 1 + 1 1 + 2 2 + 3 3 + 5 8 5 + 8 13 8 + 13 21 13 + 21 34 21 + 34 55। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हर तीसरा नंबर अपने पिछले 2 नंबर्स का एक सम है। तो जब भी हमारे नंबर्स इस तरह से अरेंज हो जहाँ पर हर तीसरा नंबर अपने पिछले 2 का सम हो तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? हम फिबोनाची सीक्वेंस। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम पहला एलिमेंट बोलेंगे तो ये हो सकता है 0 से शुरू हो, तो 0,1,1,2,3,5,8 ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ अगर हम बोले तो फिर ये क्या होगा? एक फिबोनाची सीक्वेंस। क्लियर है? ओके, ऑलराइट। यहाँ पर आप ये प्लांट ये जो फ्लावर्स हैं इनके पेटल्स को काउंट कर सकते हो। फर्स्ट में क्या है? 3 5 8 13 21 34। तो अगर हम इन फ्लावर्स को अरेंज करेंगे जिनके पेटल्स ये काउंट दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगी? एक फिबोनाची सीक्वेंस बन जाएगी। क्लियर है? ओके, अब ये एक बहुत ये एक रियल लाइफ एग्जांपल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज आपने किसी ने सुना है गोल्डन स्पायरल? गोल्डन स्पायरल सुना है? नहीं, नहीं सुना गोल्डन स्पायरल? आपने सुना है? प्रथम, ओके। देखो यहाँ पर क्या है? ओके, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया जिसको हमने 1 यूनिट का बनाया, ठीक है, तो इधर स्क्वायर का जो एरिया है दैट इज 1 यूनिट स्क्वायर। क्लियर? और ये वाला भी जो एरिया है वो क्या है? 1 यूनिट स्क्वायर। 0 यहाँ पर हमने नहीं लिखा बिकॉज 0 अगर होगा तो एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर तो 0 हो गया ना, तो उस केस में तो कुछ एरिया बन ही नहीं पाएगा, वहां पे तो स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 यूनिट का एक स्क्वायर बनाया, 1 यूनिट स्क्वायर का स्क्वायर बनाया।
फिर यहाँ पर आपने अगेन 1, फिर 2 का बनाया 2x2 डायमेंशन वाला, फिर 3x3 डायमेंशन वाला, फिर 5x5 डायमेंशन वाला, फिर 8x8 डायमेंशन वाला, फिर 13x13 डायमेंशन वाला, फिर 21x21 डायमेंशन वाला हमने एक स्क्वायर बनाया। क्लियर है? तो यहाँ पर एरिया कितना हो गया 1 1, इसका एरिया कितना हो गया 4 डायमेंशन है, दैट इज 2 यूनिट बाय 2 यूनिट, तो एरिया कितना हो गया 4। यहाँ पर एरिया 9 25 64 441, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने स्क्वायर्स को अरेंज करा है। जब हम इस पैटर्न से स्क्वायर्स को बनाएंगे तो फिर वो एक गोल्डन स्पायरल बन जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट अच्छे से? ठीक है, तो गोल्डन स्पायरल का मतलब पता है, सब क्लियर हो गया ना? 1 2 2x2 3x3 सॉरी 1 1 2 1 1 1 1 और 1 1 दो बार आ रहा है, फिर 2x2 3x3 5x5 8x8, देन 13x13 21x21, फिर क्या आ जाएगा 34x34, फिर क्या आ जाएगा 55x55, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न से हमारा एक ऐसे स्पाइरल बन रहा है ना, पहले छोटा सा, फिर इस तरह से एक पैटर्न से इंक्रीज हो रहा है ये, है ना? इस तरह से एक पैटर्न से इंक्रीज है, तो फिर ये हमारी क्या बन जाती है, एक गोल्डन स्पाइरल। अब आराम से सोचो, ये गोल्डन स्पाइरल आपको रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलती है? इस तरह से कुछ कहाँ पर अरेंज्ड होता है, बताओ? गोल्डन स्पाइरल आपने कहाँ देखी है? मॉन्यूमेंट्स में होती है, और और ऐसी कुछ शेप देखी होगी ना आपने, कल तो बच्चों ने सबने बताया, ऐसी कोई शेप देखी होगी, याद करो क्या? अरे नहीं, वो तो ऐसी होती है ना, ऐसी थोड़ी होती है, बढ़ती थोड़ी है। क्या? बोलो बोलो, क्या? इल्यूशन? हाँ एग्जैक्टली, ईयर लोब की शेप इस तरह से है। आज अपने साथ वालों के देख सकते हो आप ईयर लोब्स। और एग्जाम्पल दो, और कहाँ देखा है आपने? बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, सोचो, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स है, सोचो कौन से? बोलो। हाँ वो हो गया ना मॉन्यूमेंट्स, और स्नेल, और शेल्स में भी ऐसी शेप आती है, और हाँ मशरूम मशरूम ओके। थंब प्रिंट्स देखो अपने, एक बार अपने थंब प्रिंट्स देखो, थंब प्रिंट्स देखो अपने आराम से, वो भी इसी तरह से इंक्रीज हो रहा है। और देख लो एक बार, सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है दैट इज सनफ्लावर। फ्लावर्स में भी हमें गोल्डन स्पाइरल दिखता है इस तरह से, फ्लावर्स में भी गोल्डन स्पाइरल होता है, ठीक है। और ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं हमारे गोल्डन स्पाइरल के, थंब प्रिंट हो गया, शेल हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ईयर लोब हो गया, ठीक है, गैलेक्सी है, स्नेल है, फ्लावर है, ठीक है। तो अब आपके लिए काम है, घर से आपको फेस की गोल्डन रेशियो निकाल कर आना है। फेस की गोल्डन रेशियो क्या है? क्या? अपने अपने साथ वाले के निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होमवर्क है, ध्यान रखना सारे, ठीक है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सीरीज क्या होती है। ओके, सीरीज हमने पढ़ लिया, सीरीज क्या होता है, इट इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ सीक्वेंस, ठीक है। तो अब ये भी आपकी सीक्वेंस की तरह, ये भी आपकी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज होती है, यानी कि अगर आप फाइनाइट नंबर्स को ऐड करोगे तो फिर वो क्या होगी, फाइनाइट सीरीज, और इनफाइनाइट नंबर्स को ऐड करोगे तो फिर वो क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर है? ओके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इस पर्टिकुलर सीरीज की इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की हमें जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। हमें इनकी लास्ट टर्म निकालनी है, तो पैटर्न ऑब्जर्व करो आराम से, और लास्ट टर्म बताओ क्या होगी। लास्ट टर्म बतानी है क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी इसकी? ऑब्वियसली 6 की होगी, 7 भी तो हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। मैंने मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला डैश नहीं है, वो डॉट 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 है। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, पैटर्न समझो और बताओ आखिरी टर्म क्या होगी, क्या हो सकती है? एन, ऐसे ही तो बोला था।
जनरल टर्म तो लास्ट टर्म ही होती है ना, 1 2 3 4 5। अब n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर क्या होगी, 2n, ठीक है। यहां पर क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी जनरल टर्म बनानी आती है सबको, कैसे बनाई हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यही सारी सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे करते करते कहाँ तक ऐड करोगे, टिल n। और वो n तक ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम समेशन का यूज करेंगे। नाउ दिस समेशन इज आल्सो नोन एज सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा, ठीक है। तो हम जो टर्म्स ऐड कर रहे हैं वो क्या है हमारा n, ठीक है। अब n जो होता है, दिस n इज नोन एज समेट। क्या होता है n, समेट, क्लियर। अब हमें ऐड करना शुरू करना है। यहाँ पर जो n की फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 1। और जो n की मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक जा रहा है, n तक ही जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लूप की तरह वर्क करेगा, जहाँ पर हमारा जो दैट इज n, तो सबसे पहले हमारा इनपुट डालेगा इस पे 1, तो आउटपुट क्या आएगा 1। फिर इनपुट डालेगा 2, तो आउटपुट क्या आएगा 2। इनपुट डालेगा 3, तो आउटपुट क्या आएगा 3। तो ऐसे इस प्रोसेस से चलता रहेगा। अगर आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर करें तो फिर वो क्या हो जाएगा, समेशन। अब यहाँ पर समेट क्या होगा, 2n। n की वैल्यू क्या होगी, 1। ये 2 क्या है, ट्वाइस ऑफ 1। ये क्या है, ट्वाइस ऑफ 2। तो हमने 2 तो ले लिया ना, 2 तो हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है, बस n को ही तो चेंज करना है। n सबसे पहले क्या है 1, ऐसे करते करते n क्या कहाँ तक जाएगा, n तक जा रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, दिस 2n इज नोन एज द समेट, यानी कि यहाँ पर आपकी आती है जनरल टर्म। दिस साइन इज नोन एज सिग्मा, ठीक है। ये जो n है, दिस इज नोन एज द इंडेक्स। और ये जो 1 है जहां से हम शुरू कर रहे हैं लूप, उसको कहते हैं लोअर लिमिट। और ये जहां तक हमें जाना है दैट इज नोन एज अपर लिमिट, ठीक है। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, ओके। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर हमारा समेट क्या होगा, n स्क्वायर। तो n की पहली वैल्यू क्या होगी 1, और कहाँ तक जा सकता है ये, n तक जा सकता है। क्लियर है, क्लियर हुआ जनरल टर्म। अब एक ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन सेज दैट फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1 एंड an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 व्हेन n इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। सो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ओके। ये अब होगा कैसे, आपको क्लियरली दिया हुआ है a1 कितना है 1, और a2 कितना है वो भी 1 ही है, और an आपको, यानी कि अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी कि अगर n 3 है तो क्या हो जाएगा, इधर डालोगे ना आप 3, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा a2 प्लस a1, तो कितना हो गया 2। a4 क्या होगा a3 प्लस a2, यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे तो 3। नेक्स्ट a5 क्या होगा a4 प्लस a3, यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 आ रहा है, करेक्ट। अच्छा अब a6 भी एक निकाल के देख लो, यानी कि ये क्या होगा a5 प्लस a4, यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे, है ना। तो अगेन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हर तीसरा नंबर अपने पिछले दो का सम ही है। तो ये जो सारी हमारी a1 a2 a3 a6 ऐसे सो ऑन सो फोर्थ, ये हमारी एक फिबोनाची सीक्वेंस बन रही है, करेक्ट है ये, ठीक है। अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है फॉर दीज वैल्यूज ऑफ n। सबसे पहले अगर n 1 है तो इसका मतलब क्या होगा a2 अपॉन a1। a2 क्या है 1 बाय 1 कितना आ गया 1। नेक्स्ट इफ n इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा a3 अपॉन a2, तो a3 अपॉन a2 कितना हो गया 2। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा a4 अपॉन a3, a4 अपॉन a3 कितना हो गया 3 बाई 2। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4, a5 अपॉन a4, a5 अपॉन a4 कितना है 5 बाई 3।
लास्ट है ए एन इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, A6 अपॉन A5 कितना आ गया 8/5। ठीक है, क्लियर है ये। फिबोनाची की सीक्वेंस भी क्लियर होगी आपको क्या होती है। ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं सीक्वेंस का मेन कॉन्सेप्ट। तो जो सीक्वेंस इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन। So there are three types of sequences. First is arithmetic progression, then geometric progression, and third we have harmonic progression. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ geometric progression है, arithmetic progression और harmonic progression हमें नहीं करना। ठीक है, बस इसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, बस थोड़ा सा ब्रीफ कर ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो एपी है, एपी क्या होती है याद होगा सबको, बताओ फिर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक कॉमन सम होता है, कॉमन सम होता है, कॉमन नंबर्स इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। यानी कि इफ आई एम राइटिंग 3 4 5 6, ठीक है, सो 4 माइनस 3 कितना है 1, 5 माइनस 4 कितना है 1, 6 माइनस 5 कितना है 1। तो इन सभी का जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, एक और सीरीज ले लो 5 10 15 20, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 5। यानी कि जब भी आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो फिर उनका जो अगर डिफरेंस सेम आएगा तो फिर उनको क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आप सबको याद है एसएन का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, ठीक है, क्लियर है ये। ओके, और जनरल टर्म क्या होती है एपी में, ए जनरल टर्म, जनरल टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अब मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। कैसे, सोचो। ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, कैसे बोलो। राइट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब आप टर्म्स का रेसिप्रोकल करो, जब आप टर्म्स का रेसिप्रोकल करो, देखो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 3 4 5 6। अगर इनका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है इसका मतलब ये गिवन टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। क्लियर, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करो क्या आ रहा है 2 4 6 एंड 8। अगर इनका रेसिप्रोकल क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो ये भी क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है ये बात अच्छे से सबको। क्या हुआ, नहीं बनेगा यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर देखो इनको रेसिप्रोकल करा हमने 3 to 5, ये एपी नहीं बन रहा तो फिर एचपी नहीं होगा, अगर इनका रेसिप्रोकल एपी नहीं बन रहा तो ये एचपी भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पर इधर ही कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी। क्लियर, अब मैं एक पैटर्न लिख रही हूँ, आप सबको ऑब्जर्व करना है कि वो पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, बताओ क्या बन रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक एलिमेंट। ठीक है, ओके, क्या आना चाहिए अगला, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, हर बार हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब भी हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं
तो हमारा जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए, सेम। यहाँ पर भी बताओ 14/7 क्या होगा, 2। 28/14 2। 56/28 2। तो यानी कि जब भी हम रेशियो ले रहे हैं, अगर वो सेम आता तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिनका देयर इज अ कॉमन रेशियो। क्लियर, क्या होती है कॉमन रेशियो, देख लो। रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज सेम, तो वो क्या बन जाती है, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है ये बात सबको, पक्का? ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी अब एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, जनरल टर्म निकालेंगे इसकी भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हमने टर्म्स ली थी, फॉर एग्जाम्पल 7, 14, 28 एंड 56 हमने लिया। यहाँ पर जो 7 है उसको मतलब सिंपल सा आप 7 लिख दो। 14 को क्या लिखोगे आप, 7 × 2। 28 को आप क्या लिख सकते हो, 14 × 2। 56 को क्या लिख सकते हो आप, 28 × 2। राइट, फर्दर हम 7 को, और अच्छा चलो इसको तो नहीं, फर्दर हम 14 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ पर जो ये आप 2 देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो को हम किससे लिखेंगे, आर से डिनोट करेंगे। क्लियर है, कॉमन रेशियो आ गई। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म है, अगर मैं उसको ए लिखूं, तो जो मेरी सेकेंड टर्म होगी वो क्या होगी, ए × आर, और जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी, ए × r²। फोर्थ टर्म क्या होगी, ए × r³। दोबारा से, ये थी आपका a1, दिस इज योर a2, दिस इज योर a3, दिस इज योर a4। वैसे करते करते अगर मैं आपसे सॉरी, ये तो r है ना, वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं a8, वो क्या होगा, ar7। करेक्ट, क्योंकि पार में एक माइनस हो रहा है ना। ऐसे करते करते अगर मैं आपसे an बोलूं तो वो क्या होगा, ar(n-1). So this is nothing but this is the general term of a geometric progression. क्लियर है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक जनरल टर्म बन चुकी है। अब आपको कोई यूनिक सा जीपी कंस्ट्रक्ट करना है, कोई यूनिक सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख के दिखाना है, यूनिक कुछ, यूनिक मतलब पता चल जाएगा, अभी करो तो कुछ अलग, जैसे सिंपल, जैसे मैंने सोचा ना कि मैंने 7 को 333 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं, कुछ अच्छा, कुछ यूनिक सोचो। 13 को 100 से और थोड़ा सोचो, और लिख दो लिख दो। कॉमन रेशियो क्या आ रही है इधर, गुड। क्या हो रहा है ये, आप डेसिमल्स का यूज कर सकते थे, आप फ्रैक्शंस का यूज कर सकते थे, कुछ भी यूनिक बनाने के लिए। ये तो नंबर्स नहीं है ना, यहाँ पर नंबर्स नहीं है, यहाँ पर नंबर्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बना सकते थे आप।
करिए कुछ यूनिक बनाकर देखें। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने पहला नंबर ले लिया 2, ओके। अब इसको फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई कर दो आप 5/3 से, अगला नंबर क्या हो जाएगा 15/3। दोबारा से 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगला क्या हो गया, ओह सॉरी, दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो अब इसको 5/3 से, तो अब क्या बन जाएगा 50/9। बन गया ना अपने आप कुछ यूनिक। बस क्या करना था, कोई एक नंबर ले लो, किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ये सिंपल सिंपल ऐसे सिंपल सिंपल आप मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं कुछ अलग ले लो। अब उसी तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का बनाते हैं। पहला नंबर ले लिया आपने 2 आयोटा, पहला नंबर ले लिया हमने 2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय फॉर एग्जांपल माइनस आयोटा से, तो कितना आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, तो फिर वो 2 ही आ गया। अब वापस से इसको मल्टीप्लाई कर दो -2 आयोटा से, -2 आयोटा, ठीक है। अब वापस मल्टीप्लाई कर दो माइनस आयोटा से, तो वो कितना हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर -2 हो जाएगा। अब दोबारा मल्टीप्लाई कर दो इसको माइनस आयोटा से, ठीक है, अपने आप कुछ डिफरेंट बन गया, ओके। वैसे ही हाँ हाँ सेम कहाँ आ रहा है, अच्छा उसके बाद रिपीट होने लग जाएगा, हाँ उसके बाद रिपीट होने लग जाएगा, राइट। बट बस कॉमन रेशो सेम आ रही है तो बस दैट्स इट, इतना ही देखना होता है, समझे, क्लियर है। बोलो, जैसे ऐसे ना यूनिक बनाने के लिए आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक को आप मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी एक फर्स्ट टर्म लिया आपने फॉर एग्जांपल 7 लिया, मल्टीप्लाई कर दो बाय 0.05, हर बार 0.020202 से मल्टीप्लाई करते रहो, अपने आप वो यूनिक बन जाएगा, ठीक है। हाँ 111, हाँ जीपी है, बिल्कुल जीपी है। बस एक बात ध्यान रखना, पहला नंबर कोई भी जीरो नहीं लेगा, मतलब जीपी में कोई भी टर्म जीरो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी जीरो, क्योंकि कोई भी टर्म जीरो हो जाती है फॉर एग्जांपल तो रेशियो में डिनोमिनेटर में जीरो तो आएगा ही, तो फिर तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्लियर है ये बात, ओके। अब है ना कुछ प्रॉपर्टीज करवा रही हूँ आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक सिंपल एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिया 248 का, हमने एक सिंपल एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लिया, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नई वाली क्या बन जाएगी 6, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन रेशियो बताओ कितनी आ रही है, मतलब कॉमन रेशियो कोई आ रही है नहीं आ रही है 2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी नंबर से एक जीपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट भी जो हमारे पास एक सीक्वेंस आती है वो भी एक जीपी होती है, ठीक है। अब इसको ले लो, ये एक जीपी है, अब इस पूरे को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, क्या आ जाएगा, ओके कॉमन रेशियो आ रही है कुछ। तो अगर आप किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को किसी नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हो तो रिजल्टेंट भी क्या रहता है एक जीपी ही रहता है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, यहाँ पर सेम आ रहा है बट वो जरूरी नहीं है, वो अलग आ सकता है, ठीक है। ओके वन मोर, ओके 248, हाँ हाँ प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी 248 जीपी में है, ओके। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर, कॉमन रेशियो 4 आ रही है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप पार रेस करते हो ना किसी भी जीपी की तो रिजल्टेंट भी एक जीपी ही रहता है, क्लियर। एक बार लिखना है प्रॉपर्टी देखकर लिखना है तो ये देख सकते हो प्रॉपर्टीज। If every term of GP is multiplied or divided by non-zero number, then the resulting terms are also in GP. Clear? If all the terms of GP are raised to same parts, then the resulting terms are also in GP. Okay? Doubt है कोई?
रिमोट नहीं है इधर, रिमोट नहीं मिला इधर। हो गया, हटा दो ये। हो गया, लिख लिया सबने? हो गया, ओके। नेक्स्ट अब हम सम ऑफ जीपी करेंगे। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल एस हमें दिया हुआ है ए प्लस ए आर, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते लास्ट टर्म हमें क्या आ गई है, ए आर एन माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, एस आर इज इक्वल टू ए आर प्लस इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर ऑफ 4। ऐसे करते करते आखिरी टर्म क्या होगी, ए आर एन, और आखिरी टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म क्या आएगी, ए आर एन माइनस वन। क्लियर है ये बात? ओके, नाउ वील सॉल्व एस आर, या फिर एस माइनस एस आर कर लेते हैं, एस माइनस एस आर, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एस माइनस एस आर आ गया। अब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों में आपको क्या दिख रहा है, ए आर माइनस ए आर तो जीरो हो जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर भी हट जाएगा, ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब भी हट जाएगा, और ए आर फोर और ए आर फोर भी यहाँ पर हटेगा, और ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या, सिर्फ ए माइनस ए आर एन, माइनस हो रहा है ना, ये सारी टर्म्स तो नेगेटिव में जाएंगी ना, तो क्या बचा, सिर्फ ए माइनस ए आर। ठीक है, अब यहाँ से एस कॉमन ले लो, क्या बचा, वन माइनस आर, और यहाँ से ए कॉमन ले लो, क्या बचा, वन माइनस आर टू द पावर ऑफ एन। सो क्लियरली एस इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर ऑफ एन अपॉन वन माइनस आर। तो ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे व्हेन एन इज लेस देन वन। ठीक है, इसका क्या कह रहे हो, हाँ, यहाँ पर आप माइनस का साइन कॉमन ले सकते हो, तो फिर वो क्या आ जाएगा, a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तब यूज करना है व्हेन n इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो दोनों का मतलब ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको इजियर लगेगा। क्या सॉल्व करना है, फॉर्मूला नोट कर लो, वो खाली तरीका था कि कैसे पहुंचेंगे, नोट करना है वो भी नोट कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो बस दोनों फॉर्मूलाज ऐसा आपको कब अलग अलग वे में क्यों यूज करना है, व्हेन n इज लेस देन वन एंड n इज ग्रेटर देन वन, n नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, n नहीं, r r r। ठीक है, तो ये बस इसीलिए अलग अलग है क्योंकि बस कैलकुलेशन इजियर रहेगी आपके लिए। हो गया, हो गया, ओके। नेक्स्ट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी अब हमें निकालना है। एस एन का फॉर्मूला ले रहे हैं हम,
जो हमने पीछे करा, हम ले रहे हैं आर लेस देन 1 वाला, ठीक है। तो फिर क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। r इज अ नंबर विच इज स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो कोई एक r लेट करो 1 से छोटा, पॉइंट वन ले लेते हैं। r कॉमन रेशियो 0 कैसे आएगी, मुझे बताओ। कॉमन रेशियो 0 कैसे आएगी, 0.0 भी 0 नहीं होता, वो तो इनडिटर्मिनेट होता है। ओके, अब ध्यान से सुनो। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो r की पावर में n क्या बनेगा, 0.1 की पावर में 1 विच इज 0.1 ओनली, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 2 है तो rn क्या होगा, 0.1 का स्क्वायर, तो वो कितना आएगा, 0.01। n इज इक्वल टू 3 है तो rn क्या होगा, 0.1 का क्यूब विच इज 0.001। ऐसे करते करते अगर आपको बोलूं इफ n इज इक्वल टू 8 तो आर एन क्या होगा, 0.1 की पावर में 8, 0. करेक्ट। उसी तरह से अगर क्लियरली आप एक चीज देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवाऊंगी, इन्फिनिटी की तरफ अगर हम n को लेके जाएंगे तो आपका r की पावर n किसके क्लोजर जाती जा रही है, 0 के क्लोज जाती जा रही है। क्लियर है। वही अगर इस फॉर्मूले में मैं ये चीज लगा दूं, यानी कि यहाँ पर अब अगर आपका जो n है वो अगर इन्फिनिटी टेंड करेगा तो आर एन क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट एस इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला आ गया एस इंफिनिटी का, दैट इज एस इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है, कुछ कह रहे हो आप। अब सेम फॉर्मूला आप r ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 पर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने करा, वो r लेस देन, हाँ, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, a अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से। वैसे कुछ चीजें हैं वो नोट कर लो। देखो सिंपल, ये आपको कब नंबर्स यूज करने हैं, अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि 3 नंबर्स जीपी में है तो a अपॉन आर, ए और ए आर लेना है, ठीक है। वो कब लेना है वो मैं आपको भी बता दूंगी, पहले आप सिर्फ नोट कर लो इस चीज को।
सही बात है, 5 वो तो आप सब निकाल सकते हो। पीछे करो। आप लोग बहुत आगे हो पिछले वाले बैच का। कहाँ तक हुआ है? उनका सिर्फ यहीं तक हुआ है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, हटा दो। हाँ, हटा रही हूँ अभी, हटा दो ये। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करो एक बार। फिफ्थ, एट्थ और 11th टर्म दी हुई आपको पी क्यू एस रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। सबसे पहले फिफ्थ टर्म लो। फिफ्थ टर्म क्या होती है? ए आर 4 विच इज इक्वल टू पी। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? ए एट। ए एट मतलब ए आर 7, कितना आ गया ये? क्यू। फिर ए 11 कितना? ए आर 10, कितना है? एस। अब बस आपको क्या प्रूफ करना है? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस प्रूफ करना है। ओके, क्यू की वैल्यू क्या है? ए आर 7। बस क्या करना है आपको? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। कितना आ गया ये? ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर ऑफ 14 आ गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब देखो P इंटू एस करना है। P इंटू एस, P इंटू एस क्या होगा? ए आर 4 इंटू ए आर, ओ एस है ना, सॉरी 10, राइट। तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर ऑफ 14। क्लियरली क्यू स्क्वायर भी ये आ रहा है और P इंटू एस भी ये आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफी। क्लियर? डन? आप दोनों कर चुके हो चैप्टर? गया? लास्ट क्वेश्चन है, बस एक बार ये वाला क्वेश्चन खुद करूं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? √3, और कॉमन रेशियो क्या है? वो भी √3 ही है। ठीक है, और हमें जो ये 729 दिया हुआ है ना, दिस इज नथिंग बट ये ए एन आपको 729 दिया हुआ है। ठीक है, ए एन क्या होता है? ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 729। क्लियर? यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? √3, और आर क्या है? √3 की पावर में एन माइनस 1 इज इक्वल टू 729। तो अब ये क्या हो जाएगा? √3 की पावर में n इज इक्वल टू 729। सो 3 की पावर में n बाय 2। अब इसको फैक्टराइज करा आप लोगों ने, 3 की पावर में 6 आ रहा है। क्लियरली बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल बी इक्वेटेड। तो n की वैल्यू
7 कैसे आ रहा है? n इज इक्वल टू 12। सही है, ठीक है। 7 कैसे आया आप लोगों को? 7 कैसे आया? मैंने उसको रूट थ्री एन माइनस वन। क्या दोबारा? वो रूट थ्री और रूट थ्री एन माइनस वन है ना, हाँ, तो मैंने इसको इकट्ठा थ्री एन माइनस वन कर दिया, तो उसको कर नहीं सकते। दोनों ने? नहीं नहीं, मैंने करा, इसने करा ही। अच्छा करा भाई। ठीक है, चलो बस।